नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, जब आपके पास न विज्ञान होगा न अध्यात्म होगा तो आपके अंधविश्वास होगा। दोस्तों, जब दुनिया को देखो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जब स्वयं को देखो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज मैं एक नए मेहमान से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। अभी चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च हुआ सफलतापूर्वक, उसमें इनका अहम योगदान रहा है। ये इसरो के साइंटिस्ट हैं। आप जानते होंगे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है, उसमें वो साइंटिस्ट हैं। आज पहली पॉडकास्ट उनके साथ मैं शुरू कर रहा हूं। आइए, उनकी शिक्षा, उन्होंने कैसा सफर रहा इनका इस संघर्ष में, आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका। तो सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, थैंक यू। व्हाट डू यू से दैट? सो अबाउट द सैटेलाइट, जी, आई एम वेरी हैप्पी because Chandrayaan 3 successfully landed softly on the moon as expected and as it was planned. So I am very happy. तो चंद्रयान 3 मिशन की जो सफल लैंडिंग हो गई, तो इसमें एक शब्द है सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है, लोग को आप बताइए। सॉफ्ट लैंडिंग जी, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? जैसे कि अभी हम धरती पे हैं, तो धरती का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, जिसकी वजह से हम जमीन पर रुके हुए हैं। तो वैसे ही चंद्रमा का भी है। तो बट अगर आप कोई चीज अंतरिक्ष से आगे गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्पीड पे आपके स्क्वायर टर्म्स की वजह से वो इतना ज्यादा स्पीड हो जाती है कि अगर वो जाके गिरेगी तो जो फोर्स या इम्पैक्ट फोर्स जो होगा वो इतना ज्यादा होगा कि चीजें टूट जाएंगी। तो इसीलिए मून पे भी हम चाहते थे कि वो बहुत ज्यादा फोर्स से लैंड ना करे, क्योंकि फिर उसके लैंडर्स के जो लेग्स थे वो टूटने के चांसेस रहते थे, सैटेलाइट एंटीना टूटने का चांसेस रहते थे। इसलिए हमने उसको डिजाइन इस तरह से किया कि वो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जमीन पे हमसे उछल के गिरते हैं जिस स्पीड से या जिस फोर्स से, उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। अच्छा, जो एक होता है इसे ऑर्बिट में घूमना रोवर से, और एक सॉफ्ट लैंडिंग, तो वो अलग अलग चीजें हैं, जैसे घूमना और लैंडिंग अलग अलग। जी जी। अच्छा। तो जब हमें मून के सरफेस पे नहीं जाना है, हमें उसके एटमॉस्फेयर से ही कोई स्टडी करनी है, तो हम उसके ऑर्बिट में डाल देते हैं। तो वो चंद्रमा के अराउंड चक्कर लगाता रहेगा और वहां से रिसर्च करता रहता है। बट कुछ स्टडीज होती हैं जो हम चंद्रमा के सरफेस पे जाके उनका सॉइल कलेक्शन करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के ही कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर से वो स्टडी हमें नहीं हो पाती है। इसलिए हमें लैंड करके ही वो इंफॉर्मेशन मिलता है। इसलिए हमने लैंडर बनाया और लैंड किया, तो और वो सक्सेसफुल भी रहा। जी जी। भारत साउथ पोल पे उतरने वाला, मतलब कि अपने सैटेलाइट को, मतलब जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसको लॉन्च करने वाला पूरे वर्ल्ड में दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जी, ये साउथ पोल बार बार शब्द आया लोगों के दिमाग में, तो लोगों को ये बता दीजिए कि साउथ पोल की मिस्ट्री क्या है, वहां पर पहुंचना क्या कठिन है, वहां का इन्वायरमेंट क्या है, मतलब जैसे उसका बार बार जिक्र हुआ मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, तो लोग थोड़ा कम समझ पाए कि साउथ पोल है क्या है। जी, साउथ पोल चंद्रमा का वो हिस्सा है जहाँ पे सूरज की किरणें बहुत ही कम पड़ती हैं। जी। तो क्योंकि किरणें बहुत कम पड़ती हैं वहाँ पे, तो जो लाइट, जो हीट जनरेट होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर बहुत कम होता है जनरली। और उसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए हम मानते हैं कि चंद्रमा में पहले पानी था, क्योंकि चंद्रमा जो चंद्रयान 1 मिशन था उसने पानी डिटेक्ट किया था चंद्रमा पे, और हम एक्चुअली जाके लैंड करके हम सॉइल की टेस्टिंग करके ये पता करना चाहते थे कि उसमें पानी की कण है कि नहीं है। तो क्योंकि वहाँ जो साउथ पोल है वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, तो अगर पानी रहा होगा तो उसके इवापोरेट होने के भी चांसेस कम है, क्योंकि ठंडा है तो वो फ्रीजिंग फॉर्म में हो सकता है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं जो साउथ पोल पे, जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल गिरती ही नहीं है। तो जब सूर्य की किरणें नहीं गिरेंगी तो वहाँ पे पानी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसलिए हम साउथ पोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अच्छा। तो डू यू बिलीव इन एलियन? जैसे बहुत से शब्द आते हैं कि एलियन होते हैं, ऐसा एस्ट्रोनॉट में, अंतरिक्ष में, तो क्या इसके बारे में क्या रिसर्च है आपकी, क्या जानकारी है? See, it's
एवरीवन हैज देयर पर्सपेक्टिव। जी। तो मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है जैसे कि हम ह्यूमंस यहाँ पे अर्थ पे हैं, तो वैसे कोई ना कोई और प्लैनेट होगा जहाँ पे कुछ उनके या ह्यूमन या किसी फॉर्म में लाइफ होगी, बट शायद वो इतनी दूर है कि अभी हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, बट हो सकता है आगे चल के हम डिटेक्ट करें भी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 मिशन में इनका कंट्रीब्यूट रहा ही है, और उसके बाद जस्ट आदित्य 11 मिशन जो सूर्य का से रिलेटेड है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूट रहा है। इसरो में ये साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। और जी अपना डिपार्टमेंट बता दीजिए, आप किस डिपार्टमेंट से हैं उसमें? जी मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उसका नाम है आयुका, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में रिसर्च करता है। जी। तो जितने भी ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल पेलोड्स रहते हैं, जैसे सन की स्टडी या फिर कोई स्टार्स गैलेक्सीज की स्टडी या दूसरे कोई प्लैनेट्स की खोज करना, तो उन सब रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं। तो जी थोड़ा सा कंसाइज करके बताइए कि आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैसे, कहाँ से की और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब जी मैं स्कूलिंग मेरी केजी से 5th तक मैं यहाँ कुंडा के टाउन में एक छोटा स्कूल है KGN इंग्लिश स्कूल, मैंने वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद में फिर मैं NTPC में ऊंचाहार में एक स्कूल है DAV पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैं 6 से 8 तक पढ़ा। और उसके बाद में मैं पुणे चला गया, 9th से 12th तक मैं केंद्रीय विद्यालय आर्मी एरिया पुणे में पढ़ा। उसके बाद में फिर मैंने बीटेक किया वहीं से, पुणे से, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और उसके बाद में बीटेक में सर आपका डिपार्टमेंट क्या था? हाँ, मैंने बीटेक जो किया वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी पसंद था। जी। तो जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी एक महत्वाकांक्षा रहती है, उनका एम्बिशन रहता है कि हम नासा में जाएं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि विल यू गो टू नासा फॉर मनी या प्रोवाइड योर ड्यूटी फॉर इंडियन कंट्री? See, I joined India. See, I am an Indian government employee, right? Because I did not join a government job because I wanted a job, but I had this, what we say, motivation towards the research, astronomical research. That's why I joined Astronomical Institute, and I love that. I also, that is always said, right, कि NASA is a role model place for us because they started long back. We are still in that technological development. Definitely I want to go there, I work with them, but at the end I want to work for my country. Good, very good. तो सर ये जानना चाह रहे हैं इससे कि चंद्रयान 3 मिशन के बाद मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हुआ और बहुत से एलिगेशन लगाए गए कि इसरो के साइंटिस्टों को मतलब 18 मंथ से, मतलब 18 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही, तो इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, क्या सच्चाई है? जी मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे तो, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। मतलब ये सब बातें झूठी थी, मतलब मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को डिफेम करने के लिए। जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ना ही मैंने कुछ सुना है अपने कलीग्स वगैरह में। अच्छा। तो सर आप मूवी देखते हैं? जी। तो टॉप 3 मूवी बताइए जो लोग देखें और उससे इंस्पायर हों। मुझे साईफाई मूवीज काफी पसंद है। साईफाई मूवी? हाँ, जैसे साइंटिफिक फिक्शंस मूवीज होती हैं, तो उसमें से एक मूवी जो मुझे बहुत पसंद है, मार्शियन। जी। वो एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट है, नासा का एस्ट्रोनॉट है, वो मार्स पे जाता है और मार्स पे वो वहीं पे अटक जाता है और बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आ जाते हैं, वो वहाँ पे रह जाता है। तो वो मार्स पे कैसे सरवाइव करता है कई सालों तक, वहाँ पे पेड़ उगाना, वहाँ पे सब्जियां उगाना, वो कैसे करता है, वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो एक और काफी प्रिसाइज उन्होंने किया है, तो इसलिए और भी अच्छा लगता है। सर चंद्रयान 3 मिशन के बाद आप आदित्य 11 मिशन भी काफी चर्चा में रहा, इसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा। तो सर जैसे लोगों के अंदर एक भ्रांतियां हैं कि सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस पर पहुंचना आसान नहीं है, तो ये सैटेलाइट वहां पर उतारना क्या है, लोग के अंदर ये भ्रम है कि सूर्य पे आदमी जल जाएगा, तो क्या चीजें हैं, उस पर आप लोगों ने सफलता हासिल किया, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आदित्य 11 मिशन क्या है? आदित्य 11 मिशन एक मिशन है जो सूरज की स्टडी करेगा, बट
वो सूरज पे जाके स्टडी नहीं करेगा, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सूरज पे हम नहीं जा रहे हैं। हम जहाँ पे जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम है लैग्रेंजियन पॉइंट। उस लैग्रेंजियन पॉइंट की खास बात यह है कि जो सन और अर्थ है दोनों की ग्रेविटी कैंसिल आउट हो जाती है। मतलब उस पॉइंट पे कोई फोर्स है ही नहीं। तो अगर आप कोई चीज वहां पे छोड़ दोगे तो वो हमेशा वहीं पे अटका रहेगा। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वैसे ही वो पॉइंट भी रिवॉल्व करता रहेगा। और एक और खास बात है उस पॉइंट की कि वो वहां से 24 घंटे हम सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो दिन रात नहीं होती है वहाँ पे। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअसली सन को मॉनिटर कर सकते हैं। और आज तक ऐसा हुआ है कि मतलब किसी भी वर्ल्ड की किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री ने सन को अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ रेंज में ऑब्जर्व नहीं किया है। बट अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ रेंज जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती है सन के बारे में, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज, वही अर्थ का एटमॉस्फेयर भी का जो ओजोन लेयर है वही बनाती है और वही डिप्लीट भी करती है। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सन पे काफी डिपेंड करता है, तो इसलिए सन की स्टडी बहुत जरूरी है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम थ्योरी, अभी तक थ्योरी ही है, पर हम चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली भी हम उसको जान पाए कि एक्चुअली उसका रीजन क्या है। तो जनरली कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है, गर्म चीज है, तो आप उससे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम फील होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह सन के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि सन का कोर बहुत हॉट है, फिर सरफेस भी बहुत हॉट है, तो उससे से दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो सन का टेम्परेचर, सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, बट अगर उसके एटमॉस्फेयर में आप जाते हैं तो टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो वो एक मिस्ट्री है हम सारे रिसर्चर्स के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम तो कोर से दूर जा रहे हैं, तो फिर वो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो उसके पीछे कुछ थ्योरी है, लेकिन वो भी जब तक हम एक्सपेरिमेंटली या फिर ऑब्जर्वेशन से प्रूव नहीं कर देते हैं तो लोगों को ये नहीं आता। तो इस मिशन के थ्रू हम वो भी मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे। तो सर ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रमा पर मानव जीवन का क्या भविष्य है? क्या इन फ्यूचर मनुष्य उस पर रह पाएगा? क्या उस पर बर्फ है कि पानी है, ऑक्सीजन है? क्या थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको आप बताइएगा। अभी हमने जो लैंडर था उसमें इंस्ट्रूमेंट्स थे, उससे हमें ये पता चला है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है। जी, ऑक्सीजन है वहाँ पर। जी, ऑक्सीजन हमें मिला है। बट जो वाटर नहीं मिला, क्योंकि 14 दिन की लाइफ थी। 14 दिन में जो रोवर था वो और लैंडर था, ज्यादा जगह नहीं कवर कर सकते थे। तो उसमें जहाँ पे भी वो कवर किया उसमें वाटर नहीं मिला है, बट ऑक्सीजन और बहुत सारे मिनरल्स मिले हैं। तो उम्मीदें हैं, बट स्टिल कि वहाँ पे पानी मिलने के काफी चांसेस हैं। और एक अगर फेवरेबल कंडीशंस को बनाया जाए तो बिल्कुल वहाँ पे जाके रह भी सकते हैं। अब कितना फ्यूचरिस्टिक है वो तो आगामी आप किस चीज पर काम कर रहे हैं इसरो में आप? अभी मैं एक मिशन नहीं है, पहले अभी एक ग्राउंड बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लाइगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो वो इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में है। तो वो प्रोजेक्ट से हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स जो स्पेस से आती हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में सुना होगा। तो जब दो ब्लैक होल, एक क्या होता है कि दो ब्लैक होल जब मर्ज करते हैं एक दूसरे के चक्कर लगा के, या जो दो तारे हैं वो एक दूसरे के चक्कर लगा के, स्टीफन हॉकिंस भी ब्लैक होल के बारे में जी बिल्कुल उसी से जुड़ा है। तो जब वो भी मर्ज होते हैं तो उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट होती है, और उन ग्रेविटेशनल वेव्स को एमिट करने के लिए यहाँ पे हम ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मिशन है, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो 4 किलोमीटर लंबा है। 4 किलोमीटर लंबा इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज मिलके। तो सर इंडियन गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है आप लोगों के प्रति रिसर्च में? इंडियन गवर्नमेंट का एक तो फंडिंग से रिलेटेड काफी रहता है, क्योंकि कोई भी आपको प्रोजेक्ट करना है, साइंटिफिक कुछ भी मिशन करना है, तो ऑफकोर्स आपको फंड्स चाहिए। तो गवर्नमेंट कमिटीज रहती हैं जिनको हम प्रपोजल्स करते हैं, या कि भी ऐसा मिशन हम करना चाहते हैं या ऐसा ये, तो कमिटीज डिसाइड करती हैं, रिव्यू करती हैं। उसके बाद टॉप लेवल पे जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा मिशन है, तो गवर्नमेंट फंड करती है। तो सर एक मूवी आई थी नंबी इफेक्ट्स, तो इसरो के एक साइंटिस्ट रहे थे नंबी नारायण,
और वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हैं, तो उनका इसरो में क्या कंट्रीब्यूशन था और क्यों इतना कंट्रोवर्सी में रहे, क्या जानकारी है आपके पास इसके संदर्भ में? जी एक्चुअली नंबी नारायण जी की स्टोरीज मैंने भी सुनी है, लेकिन जब मैं ज्वाइन हुआ हूँ उससे काफ़ी पहले ही वो मतलब इसरो में नहीं थे, बट स्टोरीज मैंने भी सुनी है कि उन्होंने काफ़ी काम किया है जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन वगैरह के लिए काम के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, तो काफ़ी सुना है। बट कितना उनके कॉन्ट्रोवर्सी में कितना क्या सच है क्या झूठ है ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा सर, एक ऐसे फिलॉसफी टाइप का क्वेश्चन है, सो व्हाट इज रियल सक्सेस? व्हाट इज रियल सक्सेस? This is exactly a philosophical question. And success is something like, for me, success is like I have segregated my success in small parts. Okay. जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, उस वो प्रोजेक्ट बनाना मेरे लिए एक सक्सेस है। सक्सेसफुली वो लॉन्च हो जाना, बहुत ही डेटा अच्छा आना, उसके बाद में रियल साइंस उसमें निकलना, एक तरह का सक्सेस है मेरे लिए। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस फॉर यू? आपके लिए सबसे अच्छी खुशी क्या होगी? Real happiness is since I'm working for my country, for humanity, for people. So if I'm able to contribute to for their happiness, for their betterment life, I'm happy. I'm also very happy if I see my friends, my family very happy. Do you believe in God? I believe in God. जैसे लोगों के अंदर ये होता है कि कोई फिजिक्स से फिलोसफर हो गया या मतलब साइंटिस्ट है तो गॉड को मतलब से दरकिनार कर देते हैं, तो आपका क्या इस पर? See, it's also everybody has their perspective. तो सबका अपना अपना व्यू होता है। कुछ लोग गॉड को ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग साइंस प्लस गॉड को मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ साइंस को मानते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा है कि मैं साइंस को और थोड़ा गॉड को दोनों मानता हूँ। ऑर्थोडॉक्स तो यूजुअली है कि लोग इसको नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए जो है। जी, तो बाकी अपने अपने ऊपर है। तो बाकी साइंस तो जरूरी है ही जी। और तो सर लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ इंडियन साइंटिस्ट विनिंग एट द ग्लोबल लेवल? So actually the Indian scientists are getting honored, getting appreciation everywhere in the world. That's why there is a demand of Indian scientists, because we are very hard working guys. So and we are good mathematicians, we are good physicians, so we are getting credited everywhere. So I think it's a very good opportunity for all the Indians who wants to go in science field. So it's a very good opportunity because now sky is not the limit. Your horizon is what. Each and every country see Indian peoples जब से ये क्या बोलते हैं चंद्रयान 3 मिशन हो गया, आदित्य 11 मिशन हो गया, लोग इंडिया को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। जी बिल्कुल। जी मैं जैसे ही मैं सारे मिशंस के टाइम पे जब मैं काम करता, जैसे आदित्य 11 मिशन था उसमें कुछ हमारे साइंटिस्ट कोलैबोरेटर थे जो यूरोप के भी थे जी। क्योंकि हम साइंस कोलैबोरेशन के पार्ट हैं, हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए हो, कि कोई एक कंट्री फायदा ना हो, किसी को फायदा ना हो, पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हो। तो इसलिए साइंस कोलैबोरेशन में हमें बहुत सारे बाहर के साइंटिस्ट से भी हम इंटरेक्ट करते हैं, तो दे ऑल्सो अप्रिशिएट कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, तो इसलिए वो हम पे रिलाई कर रहे हैं कि भाई इंडिया सत्ता नडेला भी हो गए और ये सब इंडियन और सुंदर पिचाई हो गए, सारे बड़े बड़े सीईओ अभी देखेंगे तो आप इंडियंस ही हैं, और ऋषि सुनक हो गए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो एक मतलब चीजें हो सकती हैं अगर आदमी को सही मार्गदर्शन से प्लेटफॉर्म मिल जाए तो है। जी बिल्कुल। हाँ, तो सर ये बताइए, जैसे इंडिया में क्या है कि यूथ सबसे ज्यादा है जी बिल्कुल, तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ को क्या करना चाहिए? डिप्रेशन एंजाइटी 18 से 22 साल के लड़कियों को हार्ट अटैक हो रहा है, और इंडिया की डायबिटीज की कैपिटल होती थी, अब इसमें हार्ट की कैपिटल हो गई, हार्ट अटैक की कैपिटल हो गई। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इंडिया में होते हैं, इसकी राजधानी हो गई है। तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? वाट शुड आई डू? मतलब वो परेशान है तो उनके करियर के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है कि सबसे पहले तो आप अगर आपको लाइफ में आगे कुछ करना है तो आपको प्रेशर कम फील करके आपको आपका जो गोल है वो सेट करना है। आप उसके लिए धीरे धीरे मेहनत करिए। ज़रूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग में सक्सेस मिल जाएगा।
बहुत लोगों को 20-25 साल में जो सक्सेस उनके लिए होता है वो मिलता है। तो आप बिल्कुल मेहनत करिए और अच्छे से कोशिश करते रहिए और बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि आजकल इतना कुछ हो रहा है हमारी लाइफ के आसपास में, स्ट्रेस बहुत इजीली आ जाता है। तो आप बिना उस स्ट्रेस को अपने अंदर फील किए हुए आप अच्छे मन से आप मेहनत करते रहिए। सर कितने घंटे आप काम करते हैं? जी जनरली हमारा 9-10 घंटे रहता है, बट जब हमें इंस्ट्रूमेंट जब रेडी होने वाला रहता है स्पेशली, या फिर कोई टेस्टिंग चल रही है, तो हम पूरी रात भर रुकते हैं, पूरी रात भर काम चलता है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। ये मेरी पहली पॉडकास्ट थी इसरो के साइंटिस्ट उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के श्री रवि केसरवानी जो इसरो में साइंटिस्ट हैं। चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य L1 मिशन में इनका कंट्रीब्यूट रहा है। इन्होंने आगामी इन पर किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो दोस्तों, आने वाली समय में एक नई श्रृंखला के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ मैं आपको मिलूंगा। दोस्तों सर नमस्ते। थैंक यू।